गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां q 0 के बराबर ना हो, q नॉट इक्वल टू 0। कुछ दशमलव अशांत एवं अनावर्ती होते हैं। इसी अपरिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा है, कुछ दशमलव अशांत एवं अनावर्ती होते हैं जिन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √15, पाई, कामा 0.010111। अर्थात किस अंश में हर से भाग दिया जाए, पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो उन्हें अशांत दशमलव कहते हैं। और कुछ अशांत दशमलव होते हैं, दशमलव संख्याएं अनावर्ती होते हैं, उन्हें भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस जैसे √2, √5, √15, पाई, कामा 1.010111 ... तो अपरिमेय संख्याओं के गुण में नंबर 1 हम लोग देखेंगे, किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान आप ज्ञात करेंगे तो वह मान भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। नंबर 2 है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वह भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। एक अशून्य परिमेय संख्या अर्थात शून्य न हो, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय ही होता है। अर्थात एक परिमेय संख्या हो जो शून्य ना हो और अपरिमेय संख्या का गुणनफल आप कराएंगे तो जो आपको प्राप्त होगा वह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो विशेष आपको ध्यान देना है। नोट, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन, भागफल सदैव अपरिमेय संख्या ही नहीं हो सकता है, वह अपरिमेय संख्या भी आपको आ सकता है। नंबर 2, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के बीच में a और b, अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं, आपके पास दो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं a और b, तो उनके बीच में एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? √ab। √ab यदि ab पूर्णवर्ग ना हो तो, यदि ab पूर्णवर्ग ना हो तो दो परिमेय संख्याएं जैसे a और b के मध्य में एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन कब? जब ab पूर्णवर्ग ना हो। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, अर्थात एक ऐसा परिवार बनाया जाए जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय संख्या भी हो, तो इस पूरे परिवार को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लिखेंगे आप लोग, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को नोट्स बनाना है और अभी तक जो भी आपने मेहनत किया है उसको आपको आगे पढ़ना है और खूब मेहनत करना है, क्योंकि आप लोग अब 9th में चले गए हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। तो कहने का मतलब आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय अपरिमेय सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं नोट में, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं।
सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं प्रश्न 1.2। 1.2 में जो पहली सवाल है आपकी, कथन में सत्य और असत्य बताना है। प्रश्नावली 1.2। प्रश्न 1.2 में आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला कथन है आपका, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने वास्तविक संख्या की परिभाषा पढ़ा आपने। वास्तविक संख्या में परमेय संख्या तथा परमेय संख्या दोनों शामिल होती है। तो आपसे पूछ क्या जा रहा है? आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या दोनों शामिल होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपका जो पहला कथन है आपका बिल्कुल सही है। तो देखते हैं दूसरा कथन क्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां √m एक वास्तविक संख्या है। निश्चित रूप से सभी वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के प्रकार का नहीं हो सकता है। उस पर तो आपका पूर्णांक आपका 3 प्रकार का होता है। इसके पहले आपने पढ़ा है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं, चाहे वो आपकी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, या परमेय संख्या हो, या परमेय संख्या हो। तो सभी संख्याएं जो √m प्रकार की होती हैं उन्हें नहीं दर्शाया जा सकता है। अर्थात संख्या रेखा पर सभी संख्या दर्शाई जा सकती है, लेकिन प्रत्येक बिंदु √m प्रकार के नहीं हो सकता है। इसलिए आपका दूसरा कथन क्या है? असत्य। नंबर सी कथन देखते हैं। नंबर 3 कथन क्या है आपका? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा आपने पढ़ा है कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी शामिल होता है और अपरमेय भी शामिल होता है, लेकिन इसमें आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है। इसलिए आपका तीसरा कथन क्या है? असत्य। बढ़ते हैं भैया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। आपसे कहा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होता है? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरमेय संख्या नहीं होता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए 4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा? 2, और 9 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा? 3। तो 2 और 3 को हम लिख सकते हैं परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ा है, ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। जहां q 0 के बराबर ना हो तो 2 को हम लिख सकते हैं क्या? 2/1, और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो p/q के रूप का हुआ है कि नहीं हुआ है? 2/1 हुआ है, क्योंकि p/q के रूप में हो गया है। q 0 के बराबर ना हो, q 0 नहीं है, q क्या है आपका? 1 है। तो इसलिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो होगा अपरमेय संख्या नहीं होगा। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार
निरूपित किया जा सकता है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 प्लस 1। 5 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 प्लस 1, अर्थात 2 का वर्ग 4 होगा, 4 1 5। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे पॉइंट 0 है, तो जीरो के दाहिने तरफ बढ़ने पर मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और 0 के बाईं तरफ मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर संख्या रेखा आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो 0 के ऊपर जाने पे आपका मान क्या होगा, धनात्मक होगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो 0 से नीचे जाने पर संख्या का मान ऋणात्मक होता है, 0 से ऊपर जाने पर संख्या का मान धनात्मक होता है। जब आप इस तरीके से संख्या रेखा बनाएंगे तो दाहिनी ओर बढ़ने पर संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर जाने पर संख्या का मान घटता है। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बिंदु हम लेते हैं क्या, A। इसके बाद बिंदु A पर एक लंब खींचते हैं AB, इसकी लंबाई 1 है, और B को मिला देते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपका बन गया क्या, OAB। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, √5 था, 2 को और क्या होगा, 4 + 1 बराबर √5, वही हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, ये 2 है, 1 2, ये 2 है, 1 है, 2 को और क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण लंब कितना है, 1, आधार कितना है, 2, तो 1 को वर्ग 1, 2 को वर्ग 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, और कर्ण बराबर √5। अब एक प्रकार लीजिए। प्रकार में आपके 2 सिरे होते हैं, एक में नुकीला सिरा होता है और एक में पेंसिल रखने का स्थान होता है। तो नुकीला सिरा आप O पे रखेंगे और पेंसिल वाला सिरा B पे रखेंगे। तो ऐसे आप घुमा देंगे तो आपका जो चाप लगेगा B और यहाँ पे संख्या रेखा को बिंदु C पर विभाजित करेगा। तो बिंदु C संख्या रेखा के बिंदु C पर ही √5 को दर्शाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि √5 का मान क्या होता है, √5 का मान होता है 2.236। तो अर्थात जो आपका जो √5 का मान क्या है, 2.236। तो संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगा, 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में स्थित होगा। इस प्रकार बिंदु C, यहाँ पे बिंदु C है आपका, यहीं पर √5 को दिखाया जा सकता है। इसके बाद इस प्रश्नावली की प्यारे बच्चों आखिरी सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है। कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए और एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। आप लोग को नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। कक्षा में सवाल नंबर जो आपकी चौथी सवाल है, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो सबसे पहले एक बिंदु O लेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बिंदु O लिखेंगे और इस पर एक लंबाई की एक रेखाखंड खींचेंगे OP1, और बिंदु P1 पर एक लंब खींचेंगे P1 P2, इसकी लंबाई 1। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस का प्रमेय आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो
तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना इसका 1, आधार 1, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, घात 2 हटेगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया √2। अब बिंदु P2 पर एक एक लंबाई का एक लंब खींचेंगे P3 और P3 को O से मिला देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे OP3 मान निकालेंगे आप, OP3 का मान निकालेंगे। OP3 किसका कार्य कर रहा है? कर्ण का कार्य कर रहा है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना 1 प्लस आधार कितना है √2, तो 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग क्या होगा 2, तो 2 1 3, तो OP3 बराबर रूट है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, जब यहां से घात 2 हटेगा तो रूट के अंदर आ जाएगा √3, तो OP3 का मान आ गया क्या √3। ठीक इसी प्रकार बिंदु P3 पर एक एक लंब खींचेंगे, एक एक लंबाई का एक लंब खींचेंगे P3 P4 और P4 को O से मिला देंगे, तो आपका जो आधार है √3 हो जाएगा, और लंब क्योंकि एक एक लंबाई का ही खींचा आपने तो भी क्या होगा 1 होगा, तो लंब 1 है, आधार √3 है, तो कर्ण पता कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने सूत्र क्या पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, लंब कितना है 1, 1 की घात 2 प्लस आधार कितना है √3 का वर्ग, 1 वर्ग 1 आएगा, √3 किसी भी संख्या को वर्गमूल के अंदर 2 बार गुणा कराएंगे तो गुणनफल आपका वही रहेगा, जैसे √a गुणे √a बराबर a, तो √2 गुणे √2 बराबर 2। तो ध्यान दीजिएगा √3 है तो 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 1 4, 3 1 4, घात 2, कर्ण पे क्या है घात 2 है, तो घात 2 यहां सटेगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, या √4 हो गया। इसके बाद पुनः P4 पर एक एक लंबाई का एक लंब खींचेंगे P5 P4, P5 को O से मिला देंगे, पुनः आप लगाएंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है ज्ञात करना है, लंब कितना 1, क्योंकि आपने लंब खींचा एक एक लंबाई का, एक एक लंबाई अर्थात जिसकी लंबाई 1 हो, और आधार कितना है √4, तो 1 वर्ग 1 होगा √4, वर्गमूल के अंदर 4 को 2 बार गुणा कराएंगे क्या आएगा 4 ही रहेगा, 4 1 5, घात 2 हटेगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा √5, तो ये क्या हो गया √5। प्यारे बच्चों आप लोग खूब घर पे मेहनत करिए, घर पे रहिए, खूब पढ़िए, जो समस्या हो उसको आप नीचे आप कमेंट करिएगा।